नमस्कार दोस्तों, हम अपनी पुस्तक प्रशासनिक चिंतक के अंदर F.W. टेलर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उनके वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। टेलर ने सामाजिक संपन्नता के हित में प्रबंध तंत्र और कामगारों के बीच वैज्ञानिक प्रविधि के जरिए एक सचेत और घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया है। उनका प्रबंध दर्शन आपसी हितों और वैज्ञानिक प्रबंध के 4 प्रमुख सिद्धांतों पर आधार था, जो कि निम्नानुसार हैं। पहला था, एक वास्तविक विज्ञान का विकास हो। दूसरा है, कामगारों का वैज्ञानिक ढंग से चयन किया जाए। तीसरा है, कामगारों का वैज्ञानिक शिक्षण और उनका विकास। तथा चौथा और अंतिम है, लोगों और प्रबंधन के बीच आंतरिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग। हम इन सिद्धांतों को अब विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। पहला है, काम के एक वास्तविक विज्ञान का विकास। जब विज्ञान को एक संगठित ज्ञान माना जाता है तो हम किसी कामगार के हर काम को विज्ञान में बदल सकते हैं। कामगारों और प्रबंध तंत्र दोनों के लिए जानना जरूरी है कि समुचित दिन का काम क्या होता है। यह दोनों के हितों में है। इसमें कामगार बॉस की अनावश्यक आलोचना से बचना है और प्रबंध तंत्र कामगारों से अधिक काम ले पाता है। अब कुशल कारीगरों के जरिए अनुकूल परिस्थितियों में पूरे दिन का किया गया काम क्या होता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक पड़ताल की आवश्यकता है। यह पड़ताल कामगारों के पारंपरिक ज्ञान को एकत्र करके की जा सकती है, जो कि उनके पूरे जीवन की स्थायी पूंजी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति होती है। पड़ताल के परिणामों का वर्गीकरण करने और आदर्श कार्य पद्धति अथवा जिसे काम करने का सबसे बेहतर तरीका कहा जाता है, उसे जानने के लिए इन वर्गीकृत परिणामों को नियमों और विधानों के रूप में सारणीबद्ध करना होता है। काम के इस तरह के वैज्ञानिक प्रबंध के विकास से ज़्यादा उत्पादन, ऊंचे वेतन और कंपनी के लिए बृहद लाभ हासिल करना संभव होता है। दूसरा है, वैज्ञानिक चयन और कामगारों का प्रगतिशील विकास। वैज्ञानिक रूप से विकसित काम को प्रभावशाली ढंग से अंजाम देने के लिए शारीरिक और बौद्धिक गुणों से परिपूर्ण कामगारों का वैज्ञानिक पद्धति से चयन भी जरूरी है। इनके लिए कामगारों के गुणों, काम करने की उनकी क्षमता तथा काम के प्रति उनके दृष्टिकोण का सचेत ढंग से अध्ययन करना होता है तथा उनके आधार पर उनकी भविष्यकालिक सीमाओं और संभावनाओं का पता लगाया जाता है। टेलर का विश्वास है कि हर कामगार में विकास की संभावनाएं मौजूद रहती हैं। वह कहते हैं कि हर कामगार को व्यवस्थित ढंग से और पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। टेलर महसूस करते हैं कि यह प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है कि वह कामगारों को कुशलता हासिल करने के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जिससे कि वे अपनी पूरी क्षमता से काम को अंजाम दे सके। यह भी देखना जरूरी है कि कामगार काम के नए तरीकों को स्वेच्छा से स्वीकार करें, नए तरीकों, मशीनों, औजारों और परिस्थितियों के साथ उत्साह से तालमेल बनाएं। तीसरा है, वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित व चयनित कामगारों तथा कार्य के विज्ञान को एक साथ लाना। कामगार अपना काम करे और वह काम की अपनी पुरानी पद्धति की तरफ भी ना लौटे। यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो उन्हें लगातार इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। टेलर समझते हैं कि यह विशिष्ट जिम्मेदारी प्रबंध तंत्र की है। उनका विश्वास है कि कामगार प्रबंध तंत्र के प्रति हमेशा सहयोगी दृष्टिकोण अपनाए, लेकिन यही स्थिति कमोवेश प्रबंध पक्ष की ओर से नहीं होती। टेलर कहते हैं कि दोनों पक्षों के साथ आने और परस्पर सामंजस्य कायम करने की इस प्रक्रिया में एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात करने का सामर्थ्य है। चौथा है, प्रबंध तंत्र और कामगारों के बीच कार्य और उत्तरदायित्व का विभाजन। पारंपरिक प्रबंध सिद्धांत के मुताबिक कामगार पर ही काम की पूरी जिम्मेदारी होती है, जबकि प्रबंध तंत्र पर यह जिम्मेदारी बहुत कम होती है। लेकिन टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कामगार और प्रबंध तंत्र दोनों पर ही कार्य करने की बराबर जवाबदेही सौंपता है। यह कार्य विभाजन दोनों में एक दूसरे के प्रति समझदारी विकसित करता है और दोनों पक्षों की आपसी निर्भरता को बढ़ाता है। इससे इनमें अतरंगता और आपस में सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। इन सब से मतभेद और हड़तालों में कमी आती है। ध्यातव्य है कि इनमें से किसी सिद्धांत को अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही अलग करने पर उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध की संज्ञा दी जा सकती है। दरअसल यह वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ऊपर वर्णित सभी तथ्यों का संयोजन है। इन सब का एक मिला जुला रूप है। इन सिद्धांतों के दर्शन को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। आ है, विज्ञान काम चलाऊ नियम नहीं है। बी है, बेमन्य
वैमनस्य के बजाय आपसी सौहार्द होना चाहिए। सी है व्यक्तिवाद के स्थान पर पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। दा है सीमित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन। और या है अधिकतम कार्यकुशलता और संपन्नता दोनों का विकास। पढ़ेंगे कार्यकारी फोरमैन सिद्धांत। टेलर की रैखिक व्यवस्था अथवा सैन्य प्रकार के संगठनों की कार्यक्षमता पसंदीदा था, जिससे हर व्यक्ति एक ही बॉस के अधीन होता है। उन्होंने इस व्यवस्था की जगह एक कार्यकारी फोरमैन की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जिसमें श्रमिकों को आंशिक रूप से विशेषज्ञ 8 सुपरवाइजरों से आदेश प्राप्त होते थे। इस तरह टेलर ने काम का विभाजन सिर्फ कामगारों के स्तर पर ही नहीं अपितु सुपरवाइजरों के स्तर पर भी कर दिया। उन्होंने 8 कार्यकारी अधिकारियों में से 4 को योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी, जबकि शेष 4 के जिम्मे इन योजनाओं को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा। इस विभाजन के मुताबिक गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर, ये चारों बॉस योजनाओं को लागू कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि दूसरी ओर कार्यादेश और नियमित बाबू, निर्देश कार्ड बाबू, समय और लागत बाबू तथा कार्यकुशलता अनुशासन अधिकारी आदि योजना बनाने वाले अधिकारी होते हैं। टेलर को विश्वास है कि संगठन के इस घटकीय स्वरूप के तहत फोरमैन को जल्दी प्रशिक्षित किया जा सकता है। साथ ही इस ढांचे में विशेषज्ञता हासिल करना भी आसान है। योजना और उसके क्रियान्वयन के बीच कार्यों के विभाजन की यह अवधारणा बाद में लाइन ऑफ स्टाफ अवधारणा के तहत कर्मचारी विशेषज्ञता के सिद्धांत में शामिल की गई। टेलर ने ऐसे 9 गुणों का भी उल्लेख किया जिसके कारण फोरमैन एक अच्छा फोरमैन साबित हो सकता है। ये 9 गुण हैं: शिक्षा, विशेष अथवा तकनीकी ज्ञान, हस्तकौशल और ताकत, व्यवहार कौशल, ऊर्जा, धैर्य, ईमानदारी, विवेक और अच्छा स्वास्थ्य। घटकीय फोरमैन के अलावा टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों की सेवा के लिए यांत्रिकी भी विकसित की, जो इस प्रकार है: समय का हिसाब रखना, इसे सही तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए, ठीक है। दूसरा है व्यापार में इस्तेमाल होने वाले हर उपकरण, औजार और साधनों तथा हर वर्ग के कामगारों की गतिविधियों और आंदोलनों का मानकीकरण करना। योजना कक्ष अथवा विभाग की वांछनीयता, प्रबंध क्षेत्र में अपवाद सिद्धांत, पारीकलन, पट्टिकाओं तथा समय बचाने के लिए इस तरह के अन्य साधनों का इस्तेमाल, कामगारों के लिए निर्देश पत्र, प्रबंधन में भी नियत कार्य जैसे विचार का इस्तेमाल और नियत कार्य का लक्ष्य सफलतापूर्वक करने वालों के लिए बड़ी मात्रा में बोनस, भिन्न रेट, उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया में सहायक उपकरणों के वर्गीकरण के लिए स्मृति प्रणालियाँ, पथ निर्माण व्यवस्था, आधुनिक लागत व्यवस्था आदि। टेलर ने पाया कि वैज्ञानिक प्रबंध कोई कुशल युक्ति नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि यह लोगों को कुछ देने की बजाय कोई योजना नहीं है, यह लागत आकलन की भी कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह समय और अवतार का अध्ययन नहीं है, और यह विभाजित अथवा कार्य फोरमैनशिप भी नहीं है। टेलर कुशलता की इन सभी युक्तियों पर विश्वास करते हैं, लेकिन वह बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ये तमाम चीज़ें ना तो पूर्ण रूप से और ना ही आंशिक रूप से किसी भी रूप में वैज्ञानिक प्रबंध नहीं है। ये सब युक्तियाँ वैज्ञानिक प्रबंध में सहायक हैं, जैसे तमाम दूसरी युक्तियाँ प्रबंध व्यवस्थाओं में सहायक हैं। हम पढ़ेंगे मानसिक क्रांति। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का आधारभूत लक्ष्य श्रमिकों और प्रबंध प्रणालियों को अपने कर्तव्यों, कार्यों, अपने अनुयायियों तथा अपनी रोजमर्रा की तमाम व्यवस्थाओं, समस्याओं को देखने और समझने में सक्षम बनाने के लिए एक मानसिक क्रांति का सूत्रपात करना है, जिसमें इन तमाम गतिविधियों को समाहित किया जा सके। यह तथ्य इस बात को स्वीकार्य बना देता है कि वैज्ञानिक प्रबंध और कामगारों के हित एक दूसरे के विरोधी नहीं है। साथ ही यह भी इस तथ्य से पता चलता है कि परस्पर समृद्धि परस्पर सहयोग से ही संभव है। टेलर कहते हैं कि जब वैज्ञानिक तथा श्रमिकों और प्रबंधकों में यह मानसिक क्रांति नहीं होगी, तब तक वैज्ञानिक प्रबंध का कोई अस्तित्व नहीं है। टेलर का मानना था कि वैज्ञानिक प्रबंध की मौजूदगी में श्रमिक और प्रबंध तंत्र दोनों पक्षों के स्वभाव में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होता है वह है लाभ के बंटवारे को लेकर दोनों के नज़रिए में बदलाव। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रभाव में ये दोनों पक्ष लाभ के बंटवारे पर झगड़ा करने के बजाय अपना ध्यान इसे और अधिक बढ़ाने पर केंद्रित करते हैं। इस तरह ये लाभ को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि इनके विभाजन पर झगड़ा लगभग अनावश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के शत्रु नहीं रह जाते और परस्पर विरोध में काम करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में दोनों पक्षों को लक्ष्य एक हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि ऐसा तभी होता है जब लाभ आश्चर्यचकित कर देने वाली मात्रा तक बढ़ जाता है। लाभ बढ़ने की स्थिति में इसका भाग दोनों ही पक्षों को होता है। इसकी
अभिव्यक्ति मैत्रीपूर्ण सहयोग में वृद्धि के रूप में होती है। इसके फलस्वरूप दोनों ही पक्ष इस तथ्य का अनुभव करने लगते हैं कि अतीत में झगड़ते रहने के बजाय वर्तमान में सहयोग के कारण कितना लाभ है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब दूसरे मजदूरों के वेतन में भारी बढ़ोतरी और उत्पादन के लाभ में भी उतनी ही बढ़ोतरी के लिए काफ़ी संभावनाएं होती है। समय का सही यही वह बिंदु है जब दोनों ही पक्षों की मानसिक प्रवृत्तियों में व्यापक बदलाव आ चुके होते हैं। ये बदलाव युद्ध की जगह शांति, लड़ाई झगड़े की जगह आत्मिक सहयोग, दोनों पक्षों के विपरीतगामी होने की जगह दोनों के एक पथगामी होने तथा परस्पर अविश्वास की जगह एक दूसरे को विश्वास करने और शत्रु के दोस्त में परिवर्तन हो जाने जैसी आश्चर्यजनक उपलब्धियों का पथ प्रशस्त करते हैं। टेलर जोर देकर कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य यही है और इसी दिशा में विकसित होना चाहिए। अब हम इनके साथ जो आलोचनाएं की गई इनके बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा बहुत प्रेरक अवधारणा थी, जिसने शुरू में एक तरह के आंदोलन का रूप ले लिया था और औद्योगिक समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी भी जताई थी। संगठित मजदूर और प्रबंधक इसके खिलाफ थे। मजदूर संघ आधुनिक प्रीमियम बोनस व्यवस्था के जरिए उत्पादन बढ़ाए जाने के पक्षधर नहीं थे। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इन संघों ने टेलर के सिद्धांतों की जबरदस्त आलोचना की। इन्होंने टेलरवाद पर मजदूर संघों को अप्रासंगिक बनाने तथा सामूहिक दबाव के जरिए हक प्राप्त करने की संसदीय व्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया। मजदूर संघों को लग रहा था कि यह सोच और इस सोच से पैदा होने वाली व्यवस्था मजदूर समुदाय के हित में नहीं है। उनके अनुसार यह पूरे मजदूर समुदाय के लिए खतरा था, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ सकती थी। मजदूरों का आकलन था कि टेलर काम के यांत्रिक पहलुओं में ज़्यादा रुचि लेते हैं। मजदूर संगठन यह मानते थे वह पूरी कार्य पद्धति और कार्य की परिस्थितियों के प्रति चिंतित नहीं थे। मजदूर संघों के व्यापक आंदोलन और अमेरिकी संसद को दिए गए उनके ज्ञापनों की भरमार के कारण सन 1912 में अमेरिकी संसद को टेलरवाद की व्यापक समीक्षा हेतु हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विशेष समिति गठित करनी पड़ी। हालांकि इस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में न तो श्रमिकों के आरोपों को सही माना और न ही टेलरवाद को पूरी तरह स्वीकार किया, परंतु इसी दौरान एक बड़ी और कदाचित टेलरवाद को धक्का पहुंचाने वाली घटना यह घटी कि 1915 में मजदूर संघ पार्टी एप्रोप्रिएशन एक्ट में संशोधन करवा लेने में सफल हो गई। इस संशोधन के चलते सेना की आयुधशाला में प्रीमियम या बोनस के भुगतान और स्टॉपवॉच के इस्तेमाल पर रोक लग गई। मजदूर संघों द्वारा टेलर के सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक प्रबंध के विरुद्ध लगातार होने वाले आंदोलनों ने अमेरिका के औद्योगिक संबंध आयोग के एक सदस्य प्रोफेसर रॉबर्ट हक्सी को इनकी गहरी पड़ताल करने के लिए विवश कर दिया। इस विषय पर केंद्रित अपने विस्तृत अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि टेलरवाद सचमुच यांत्रिक पहलुओं से ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, जैसा कि मजदूर संघों का आरोप था। यह मानवीय पहलुओं की या तो परवाह नहीं करता या बहुत हल्के फुल्के ढंग से उन पर विचार करता है। प्रोफेसर हॉक्सी ने अपने व्यापक अध्ययन में यह भी पाया कि वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आदर्श मजदूर संघों के विचार से मेल नहीं खाता। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत एक तरह से इन संघों के अस्तित्व का विरोधी है। टेलरवाद पर प्रबंधकों ने भी कुछ काम आघात नहीं किए। दरअसल जो प्रबंधक उच्च पदों पर पहुंचने के लिए प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत में अपेक्षित योग्यता, विशेषकर उच्च शिक्षा की प्रवीणता के बिना ऊंचे प्रबंध के ओहदों पर पहुंचना चाहते थे, उन्होंने टेलर के विचारों का विरोध किया, क्योंकि टेलर का सिद्धांत उनकी प्रगति में बाधक था। ऐसे प्रबंधकों को टेलर का रूल ऑफ थंब मेथड पसंद नहीं आया, क्योंकि इस नियम में उन्होंने ऐसे प्रबंधकों की जमकर खिंचाई की थी जो प्रबंध में तार्किकता और वैज्ञानिक कल्पनाशीलता का इस्तेमाल नहीं करते। टेलर के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रति वे प्रबंधक भी सशंकित थे जो बिना उच्च शिक्षा प्राप्त किए उच्च प्रबंधकीय पदों पर पहुंच गए थे। टेलर का मानना था कि ऐसे लोग बिना उच्च शिक्षित विशेषज्ञों की मदद के प्रबंध के दायित्वों को निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। यह भी एक दिलचस्प पहलू है कि कंपनी के प्रबंधकों के साथ न पट पाने के कारण टेलर को बेथलेहम स्टील कंपनी से त्यागपत्र देना पड़ा था। टेलर की आलोचना यहीं तक सीमित नहीं है, इसने उनके आलोचनों की सूची बहुत लंबी है। इनमें ब्रितानी प्रबंध चिंतक ओलिवर सेल्ड, अमेरिकी व्यापक दार्शनिक सुश्री मैरी पाकर फॉलेट, सैम लॉविस, जॉन एल्टन मायो और पीटर ड्रकर उल्लेखनीय है। ये सब टेलर का संवेद स्वर में यह आरोप लगाते हैं कि टेलर का दर्शन
अवैयक्तिक है और मानवीय स्वभाव की परवाह नहीं करते। टेलर की आलोचना बाद में औद्योगिक समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के तमाम प्रयोगों की श्रृंखला साबित हुई। में से एल्टन मायो के हार्थन प्रयोग और अन्य मानवीय संबंधों व उद्योग में समूह गतिकी पर हुए शोध अध्ययनों ने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। एल्टन मायो अपने शास्त्रीय हार्थोन शोध के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संगठन में कुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए संगठन की संरचनात्मक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कामगारों का अपने काम और अपने सहकर्मियों के प्रति भावुक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। टेलर का यह दर्शन भी कि आदमी अपने स्वभाव से आलसी और काम टालने वाला तथा झगड़ालू होता है, गलत साबित हो गया। ब्राउन ने साक्ष्यपूर्ण विश्लेषण किया जिसका निष्कर्ष यह है कि काम आदमी के जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन वह इसे समाज से जोड़ता है और साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। जब कोई मजदूर काम नहीं करता या काम से जी चुराता है तो इसके लिए वह नहीं बल्कि वह सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति जिम्मेदार होती है जो काम के लिए अनुकूल माहौल नहीं बनने देती। टेलर की एक अन्य आलोचना इस बात को लेकर हुई कि संरचना को ठीक से समझ नहीं पाए, काम को लघुत्तम इकाइयों में बांटने तथा विशेषज्ञता का कठोर आग्रह करने के कारण उन्हें कई धरातलों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। उनकी एक आलोचना तो इस संदर्भ के तहत की जाती है कि उनकी कार्य संरचना के मुताबिक काम का निव्यक्तीकरण हो जाता है। मजदूर मशीन का मात्र पुर्जा बनकर रह जाता है। मजदूर और अधिकारियों के बीच किसी तरह के रिश्ते नहीं रह जाते जिससे मजदूरों की काम में दिलचस्पी नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में मजदूरों को किसी भी बात से ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर होती है कि उन्हें अपनी क्षमता और संभावनाओं को दिखाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। दूसरी इनकी आलोचना इस बात को लेकर की जाती है कि ऐसे में मजदूरों का मशीनीकरण भी हो सकता है जिसके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे कि पीटर ड्रकर ने कहा है कि ऐसे में संगठन कमजोर अभियांत्रिकी, मानवीय संबंधों और उत्पादन कुशलता तथा उत्पादन के मानदंडों का नमूना बनकर रह जाता है। टेलर की तीसरी आलोचना उनके सिद्धांत काम की योजना और स्टाफ में विभाजन को लेकर हुई है। कहा गया है कि ऐसी स्थिति में टीम भावना विकसित नहीं की जा सकती और यह मानी हुई बात है कि अगर योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग हुई तो कंपनी की प्रगति में मजदूरों का योगदान सुनिश्चित कर पाना मुश्किल होता है। टेलर पर विभाजन के नियम के परिणामों की अपेक्षा करने का आरोप भी लगा है क्योंकि काम का न्यूनतम विभाजन इसके परिणाम को भी न्यूनतम बना देता है। इस तरह इन आलोचकों ने टेलर के दर्शन को इस तरह से परिभाषित किया। प्रथमत तो यह विश्लेषण के सिद्धांत और कार्रवाई के सिद्धांतों में ही फर्क नहीं कर पाता। यह इन दोनों को लेकर भ्रम की स्थिति में और इस भ्रम के चलते दोनों आपस में गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं। दूसरी बात है योजना बनाना और उसे क्रियान्वयन करना। यह एक ही काम के दो क्रमिक अंश है जिसे टेलर ने अकारण विभाजित कर दिया है जबकि उन्हें किसी भी तरह विभाजित नहीं किया जा सकता। व्यवहारवादियों ने टेलर पर आरोप लगाया है कि उनका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत श्रमिक की पहल, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और बुद्धि प्रयोग कर सकने की उसकी क्षमता को खत्म कर देता है। हार्वर्ड ए साइमन और मार्ल ने वैज्ञानिक प्रबंध को मनोवैज्ञानिक संगठन सिद्धांत कहा है। इस पे चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र और कार्य की संरचना के बारे में टेलर की समझ भले ही सीमित हो मगर इसके बावजूद उन्होंने जो काम किया वह प्रबंध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हर लिहाज से और हमेशा उन्हें श्रमिकों और श्रम के विवेचन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहेगा। बेहतर काम के अवसरों की तलाश करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। औद्योगिक प्रबंध में तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले भी वह पहले व्यक्ति थे। आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंध शोध, संचालन, कार्य पद्धति का अध्ययन, समय का अध्ययन, व्यवस्था का अध्ययन, अपवाद प्रबंध इत्यादि ये सभी टेलर की ही विरासत है। एक समय ऐसा आया जब टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध ने आंदोलन का रूप ले लिया। टेलर के इस प्रबंध सिद्धांत ने भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों के युग में वस्तुगत सिद्धांतों की मदद से औद्योगिक समस्या को हल करने की आशा जगाई। टेलर के इस प्रबंध सिद्धांत ने युवा और कल्पनाशील अभियंता को अपने जीवन के लिए एक चुनौतीपूर्ण आदर्श दिया। यही नहीं, प्रारंभिक असफलताओं के बाद टेलर ने अमेरिका के पुरातनवादी औद्योगिक सिद्धांतकारों को पछाड़ दिया। औद्योगिक प्रबंध के जिस किले पर अब तक पुरातनवादी वर्चस्व था वहाँ टेलर का झंडा लहराने लगा। टेलर ने औद्योगिक परिवेश पर अप्रत्याशित प्रभाव डाला। टेलर का सिद्धांत सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा अपितु जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और तत्कालीन सोवियत संघ तक फैला। अन्य यूरोपीय देशों में भी इसे समर्थन मिला। रूस ने टेलर के सिद्धांतों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। संक्षेप में टेलर ने सिद्धांत और व्यवहार, अवधारणा और प्रयोग और कर्म तथा वचन को एक ही व्यक्ति के जीवन में न स्थान देने का प्रयास किया। उनके वैज्ञानिक प्रबंधों ने अपने आर्थिक सुधारों व आर्थिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव डाला है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ऑडियो सीरीज़ की लेक्चर? कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।